आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थायराइड की ग्रंथि में गांठ, इस प्रकार के लम्प्स जो आप कॉस्मेटिकली देख पा रहे हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़ी, ये क्यों होते हैं। जो भी अंडरस्टैंडिंग है मेरी आज तक रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और ये जानते हुए क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करे बिना किसी सर्जरी के या मेडिसिन के, जिससे थोड़ी टेंडेंसी कम हो जाए ये होने की। बेसिकली मुझे समझ आया कि बहुत सारा मॉडर्न रिसर्च इस चीज़ में जाता है कि कोई चीज़ अगर हो गई उसे ट्रीट कैसे करना है, उसके लिए मेडिसिन्स क्या है, सर्जरी क्या है, बहुत रैंडमाइज ट्रायल्स चल रहे हैं। पर उसका रूट कॉज ढूंढने के लिए, जो शायद मुश्किल भी है, लेकिन ज़्यादा रिसर्च जाता नहीं है, बिकॉज हमारा फोकस आज बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेडिसिन पे नहीं है या नेचुरल क्योर पे नहीं है, बहुत ज़्यादा फार्मेसी बेस्ड या ऑपरेटिव बेस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस में है। तब मैंने बहुत रिसर्च करना शुरू किया कि क्या हमारे पास सच में लिटरेचर है, चाहे थोड़ा बहुत, चाहे एनेक्डोटल रिपोर्ट्स, कि क्या कारण है बीमारियों के और किस चीज़ से ये क्योर हो सकती है। मैंने नेचुरोपैथिस्ट, चाहे वो अमेरिकन कायरोप्रैक्टर्स हो या इंडियन नेचुरोपैथिस्ट हो, उनसे बात की। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट से बात की कि उनकी साइंस क्या कहती है कारण के बारे में और पोटेंशियल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। एंड फाइनली मैं इससे पीछे नहीं हटा कि जो पेशेंट्स खुद सेल्फ रिसर्च कर चुके हैं खुद के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, जब बीमारियां थी उसे रिवर्स करने के लिए, और एनेक्डोटली डिक्लेयर किया कि वो क्योर हो गए ऐसी बीमारियों से जो क्यूरेबल नहीं थी सिर्फ लाइफस्टाइल से, तो उनका भी मैंने डिटेल में स्टडी किया। और उनमें से जो मुझे ऑथेंटिक लगे उस बेसिस पे मैं कुछ कंक्लूजन पे आया कि हाँ, भले एलोपैथी में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसर्च हमारे पास सारे आंसर्स नहीं हैं, बट कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है कि गांठ क्यों बनती है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब आते हैं थायराइड नोड्यूल्स पे। मैं आपको ये सब कहानी इसलिए बताई कि मैं हर चीज़ का रेफरेंस नहीं दूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ इस वजह से बनती है गांठ, या मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़ आप खाना बंद कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हाँ ये मेरा रिसर्च सोर्सेज है। इसमें से बहुत सारा मॉडर्न डे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि आप यूट्यूब पे किसी पेशेंट का एक्सपीरियंस या किसी कायरोप्रैक्टर का एक्सपीरियंस देख के कैसे ये सोल्यूशन दे सकते हो। तो जिसको रिव्यू करना है डॉक्टर को और कहना है ये सूडो साइंस फॉलो कर रहे हैं, ये फेक बोल रहे हैं सब, वो कर सकता है, आई डोंट माइंड। जिस पेशेंट को एक्सेप्ट करना है और लगता है ये चीज़ें बेनिफिट करेगी वो कर सकता है, एंड आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू डू दैट। वन ऑफ द कॉमन कारण जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है थायराइड बढ़ने के लिए, वो है आयोडीन डेफिशिएंसी। हम सब जानते हैं पहले हिली एरियाज़ में आयोडीन कम मात्रा में होने की वजह से, पानी में, सॉइल में आयोडीन कम होने की वजह से ये गांठें बनती थीं। यही कारण था कि सारे नमक को आयोडाइज कर दिया गया ताकि आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिले और ये चिंता ही ना रहे कि गॉइटर बनेगा। एंड ऑफ कोर्स अब ये कारण बहुत कम है, कुछ एरियाज़ में आज भी एंडेमिक है, बट बहुत कम हो चुका है एज अ कॉज ऑफ गॉइटर फॉर्मेशन। फिर भी कई केसेस में जब देखा जाता है कि लो आयोडीन के वजह से ये हो सकता है, तो हम उनको आयोडाइज सॉल्ट या सी केल्प, सीवीड प्रिस्क्राइब करते हैं और उनका गॉइटर रिड्यूस होते हुए देखा है ऐसे केसेस में। इनफैक्ट कुछ देश जैसे जापान, जहाँ सी केल्प, सीवीड बहुत खाया जाता है, वहाँ तो देखा गया है कम है मात्रा गॉइटर्स की ओवरऑल। सो डेफिनेटली लो आयोडीन या आयोडीन डेफिशिएंसी एक कॉज हो सकता है। सेकेंड कॉमन कॉज जो आज पाया जा रहा है वो है माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसी। जी हाँ, सेलेनियम या जिंक, ये कुछ मिनरल्स हैं जिसके कमी के वजह से ऐसा पाया गया है कि शायद गॉइट्रोजेनिक टेंडेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि आयोडीन तो पर्याप्त मात्रा में मिल गया, लेकिन आयोडीन से थायरोक्सिन बनने के लिए ये मिनरल्स चाहिए, थायरोक्सिन सिंथेसिस के लिए। और अगर ये मिनरल्स डेफिशिएंट है सॉइल में, खाने में, तो दिक्कतें आ सकती हैं। और ये मिनरल्स को या तो डाइट से सप्लीमेंट किया जा सकता है, मेरा फेवरेट है ब्राज़ील नट्स फॉर सेलेनियम एंड पम्पकिन सीड्स फॉर जिंक, पर आज सप्लीमेंट्स भी है जैसे थायरोवेल प्लस, जिन्हें दिया जा सकता है इन्हें सप्लीमेंट करने के लिए। थर्ड कॉमन कॉज जो मेरे नॉलेज में है वो है ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में 35% से ज़्यादा पेशेंट्स में मैं देखता हूँ जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड की गांठें हैं। ऑटो इम्यून थायराइडिज्म का मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी ही आपके थायराइड को जाके अटैक कर रही है, गलती से उसे दुश्मन वायरस या बैक्टीरिया समझकर। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों आपकी इम्यूनिटी जो कीटाणु से लड़ने के लिए है वो आप ही के थायराइड सेल्स को कुछ वायरस मान बैठी है? वेल, इसका कारण बहुत अच्छे से तो अंडरस्टूड नहीं है, पर कुछ कोरिलेट्स हैं, जैसे विटामिन डी की कमी पाई गई है इसको ट्रिगर करने में, और विटामिन डी अगर बढ़ाया जाए तो ऑटोइम्यून टेंडेंसी कम होती हुई पाई गई है। इसके अलावा बहुत सारे फूड्स ऐसे ट्रिगर पाए गए हैं, कुछ कॉमन फूड्स हैं जिसकी बात करेंगे आगे, बट कुछ पेशेंट स्पेसिफिक फूड्स है कि एक पर्टिकुलर फूड की एलर्जी ये कॉज कर सकती है। एंड लास्टली सिंथेटिक या फाइटो एस्ट्रोजेंस प्रोपोगेट किया गया है कि शायद इसका कारण बन सकता है, जो आजकल बहुत केमिकल्स में जैसे थैलेट्स, बाइसफेनॉल ए, ये पेस्टिसाइड्स में पाए जाते हैं,
प्लास्टिक कंटेनर्स और कुकिंग टेफलॉन पैन्स इन सब में पाए जाते हैं। कुछ शैम्पूज़ और जो मटेरियल आप यूज़ करते हो स्किन केयर प्रोडक्ट्स उसमें पाए जाते हैं। सो पॉइंट है डाइट हो, जो खाना आप जिन कंटेनर में कुक कर रहे हो या सेवन कर रहे हो वो हो, या फिर जो प्रोडक्ट्स आप स्किन के लिए यूज़ कर रहे हो वो हो, ये सारे प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो आपका गोइट्रोजेनिक टेंडेंसी बढ़ा दें। एंड ऑफ कोर्स लास्टली कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं जिन्हें नॉन गोइट्रोजेंस कहते हैं, जो मिलकर या ओवरऑल हाइपोथायराइडिज्म या गोइटर बनने के चांसेस बढ़ा सकता है। कारण तो हमने जान लिया कि ये सारे कारण हैं जो कॉमनली शायद नोन है या फिर अनकॉमनली नोन है, बट एटलीस्ट सम रिसर्च है कहने के लिए कि ये कारण हो सकता है गांठ बनने का या कुछ केसेस में हाइपोथायराइडिज्म का भी। ये जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। वो डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आज अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं हर पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप ये फॉलो ज़रूर करें। सबसे पहले मैं उन्हें लाइफ में 3-4 बदल करने के लिए कहता हूँ। सबसे पहला, अपने घर पे गेहूँ अगर है तो उसे कम करके आप मिलेट्स पे शिफ्ट हो जाइए, भाकरी पे। ऑफ कोर्स मिलेट्स भी कुछ स्टडीज़ बताती है कि गोइट्रोजेनिक टेंडेंसी रखती है, बट बहुत सारे मिलेट एक्सपर्ट्स इस पे आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं सही सोकेज ना करने की वजह से ऐसा पाया गया है मिलेट्स गोइट्रोजेनिक नहीं है या तो एंटी गोइट्रोजेनिक है। तो मैं कंट्रोवर्सी में तो नहीं जाऊंगा, पर मेरा मानना है ओवरऑल मिलेट व्हीट से बेटर है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बट थायराइड हेल्थ के लिए भी। सेकंड, मैं उनसे कहता हूँ कि रिफाइंड ऑयल्स को बंद करके कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स पे शिफ्ट हो जाइए, और ये ओवरऑल भी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए आज पाया गया है, बहुत अच्छा है। मैं डिटेल साइंस में जैसा मैंने बताया नहीं जा रहा हूँ। बिसाइड्स कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप A2 घी भी ले सकते हैं, यानी कि इंडियन ब्रीड्स का घी जो बिलोना मेथड से निकाला हुआ हो, ये ऑथेंटिक और बेटर होता है हेल्थ के लिए। थर्ड, शुगर बंद करने कह देता हूँ। अगर मीठा नहीं छोड़ सकते तो नेचुरल स्वीटनर्स यूज़ कीजिए, गुड़ का पाउडर यानी कि जैगरी पाउडर, हनी, डेट्स, ये सब ठीक है, बेटर है, बट हाँ वाइट शुगर या रिफाइंड शुगर बंद करना है। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ने के लिए कहता हूँ वो है जंक या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। पेस्टिसाइड्स तो एक चीज़ है, वो घर के खाने में भी हो सकती है, बट इतने सारे एडिटिव केमिकल्स पहले पैकेज या प्रोसेस्ड फूड में मिलते थे जो बियॉन्ड डाउट प्रूव हो चुका है आज की हार्मोनल डिसरप्टर्स होते हैं इन सब पैकेट फूड्स में। बट अब चाहे आप पानी पूरी खा रहे हो या कुछ स्ट्रीट फूड भी खा रहे हो, उसमें इतने सारे केमिकल्स जैसे टाट्राजिन और अदर केमिकल्स है जो इवन कैंसर कॉजिंग या हार्मोनल डिसरप्टर्स है, तो बिल्कुल नहीं लेना है बाहर का खाना। जितना हो सके होम फूड, वंस इन अ वाइल एज अ चीट ठीक है, बट जितना हो सके अवॉइड कीजिए। लास्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि टेफ्लॉन पैन्स या नॉन स्टिक पैन्स मत यूज़ करो। मुझे पता है बहुत क्रिटिसिज्म आएगा, बट जो फॉलो कर सकता है करे, जो नहीं करना चाहता ना करे, बेस्ड ऑन मॉडर्न साइंस। प्लास्टिक कंटेनर्स में खाने के लिए नहीं खाने के लिए कहता हूँ, स्पेशली गर्म या ठंडा खाना। अब तो बियॉन्ड डाउट प्रूव हो चुका है कि माइक्रो प्लास्टिक्स आते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में, तो इसलिए बिल्कुल सेवन नहीं करना है। एक और चीज़ अवॉइड करने कहता है वो है सोयाबीन, क्योंकि इसमें कभी कभी फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो मेरे ओपिनियन में थायराइड हेल्थ वर्सन कर सकता है। सो ये एक और चीज़ है जो मैं मना करता हूँ। प्रोटीन सोर्सेज के लिए बाकी ऑप्शंस देता हूँ। सो ये सब रिकमेंडेशंस के बाद मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आपकी प्लेट थोड़ी रीडिज़ाइन कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स या अनाज कम कीजिए, फाइबर यानी कि सलाद, सूप, वेजिटेबल्स बढ़ाइए, बायोफ्लेविनॉइड सब्जियाँ बढ़ाइए, हरी सब्जियाँ भी लीजिए बहुत, प्रोटीन सोर्सेज बढ़ाइए अपने डाइट में, चाहे वो लेंटिल्स हो, राजमा, चने वगैरह, या फिर A2 पनीर हो। प्रोटीन सोर्सेज डेफिनेटली और सेवन कीजिए, एंड प्रोबायोटिक्स भी लीजिए जैसे कि बटर मिल्क, दही वगैरह वगैरह। सो ये मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि प्लेट को थोड़ा रीडिज़ाइन करो। सबको मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो के लिए कहता हूँ कि आप हफ्ते में 3 दिन कम से कम थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, डेली थोड़ा लो इंटेंसिटी कार्डियो या वॉक पे ज़रूर जाओ, जिससे काफ़ी हेल्प होगा। सो ये एक ओवरऑल रिकमेंडेशन है जो मैं मेरे थायराइड नोड्यूल पेशेंट्स को देता हूँ कि ये मेरे हिसाब से कारण है और ये मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आपने फॉलो करनी है, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। वीडियो यहाँ पे मैं एंड करने जा रहा हूँ। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे वो पेशेंट्स जिनको ये सब करने के बाद भी थायराइड नोड्यूल्स बन जाए, हम कैसे छोटे नोड्यूल्स को जला के ख़त्म कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के एक नीडल से, ये वीडियो देखें। पर अगर वही नोड्यूल बहुत बड़ा हो गया या मल्टी नोड्यूलर गोइटर हो चुका है तो कैसे हम एम्बोलाइजेशन टेक्निक से ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।